Hello everyone, welcome to Kavish IS. Today we are going to take an important session. We are going to revise September 2024 important current affairs that may come in your UPSC 2025 prelims. Let's start our session. First, we are going to discuss the topic is payment pass key service by MasterCard. As per our last discussion, we'll be going through the same pattern, same approach. What we are going to do is I am going to outline the important aspects that needs to be discussed, and at the same time, after completing one topic, we'll revise it in a quick manner. Let's start. What is payment passkey service? It is by whom? It is by MasterCard. MasterCard has got this initiative. It is a secure, non-OTP based. Very important. What it is a non-OTP based. Reaching the gold method. This is still not in use, but अभी traditionally OTP अभी भी use किया जा रहा है. But it is a new method taken up by MasterCard. Instead of OTPs, ये क्या करता है? This services relies on biometric authentication. What is biometric authentication? Biometric authentication क्या होती है? जैसे हमारे आधार कार्ड पे होता है ना, आधार बेस्ड पेमेंट सर्विस होता है कि we need to have our fingerprint और आइरिस स्कैनर कुछ भी जो यूनिक होता है उससे ये ऑथेंटिकेशन होगी एंड आफ्टर सक्सेसफुल ऑफ दिस देन क्या होगा? पेमेंट वेरीफाई होगा. ये सक्सेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद में ही ये पेमेंट फिर आगे प्रोसीड करेगा फर्दर. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? दिस सर्विसेज यूजेस टोकनाइजेशन का फैसिलिटी यूज करती है. व्हाट it uses tokenization to replace sensitive financial information with secure and encrypted tokens. Encrypted tokens होगा, meaning data is always encrypted. इससे क्या होता है? सेफ्टी रहेगा. क्या चीज से सेफ्टी रहेगा? The vital financial information. The vital financial information is not disclosed in the networks. जो हमारा आईडी पासवर्ड्स होते हैं, जो भी ओटीपीज होती हैं, अब वो नहीं होगा. अब इससे क्या होगा? थ्रू द मेथड ऑफ टोकनाइजेशन इट इज सेफ एंड सिक्योर. मीनिंग ये क्या होता है टोकनाइजेशन से? दीज आर व्हाट टाइप ऑफ टोकन्स? एनक्रिप्टेड टोकन्स होते हैं. कैसे टाइप के होते हैं? एनक्रिप्टेड टोकन्स होते हैं. इट सिंप्लीफाइज ट्रांजैक्शंस, एनहांसेस सिक्योरिटी एंड फास्टर चेकआउट. जिससे मैं ये बोलता हूं सेफ्टी हो रहा है. जैसे कि वाइटल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? अब वो होता नहीं है. मतलब क्या है? इट इज व्हाट? इट इज फास्ट, इट इज सेफ, इट इज सिक्योर एंड क्या है? नॉन ओटीपी है. Who has done it? MasterCard has done it. ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं. पेमेंट पास की सर्विस क्या है? MasterCard ने लिया है. एक नॉन पे ओटीपी बेस्ड पैटर्न से काम करता है. क्या यूज करता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज करता है. यू आल्सो यूजेस द प्रोसेस ऑफ व्हाट? टोकनाइजेशन, जिसमें टोकन्स क्या होते हैं? एनक्रिप्टेड फॉर्म पे रहते हैं. मीनिंग फास्ट होगा, सेफ होगा, सिक्योर होगा एंड the most important thing is the financial information is not disclosed in the networks. Financial information disclosed नहीं होता. What are some important factors that needs to be considered? The over reliance on financial markets. Financial markets में क्या होता है? दो टाइप के हैं. एक हमारे प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? जो सिक्योरिटीज डील होती हैं फॉर द फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में. उसका बेस्ट एग्जांपल है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं?
जो मार्केट्स में शेयर्स ऑलरेडी इन प्ले है उसका ट्रेडिंग, उस पे इन्वेस्टमेंट करने को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर्स, मेरे पास में शेयर्स है, मैंने ए को बेचा, तो वो क्या है? वो सेकेंडरी मार्केट है। बट अगर मैंने जैसे नाइका का या एलआईसी का अगर मैंने आईपीओ खरीदा होगा फर्स्ट टाइम, जो जैसे पीडब्ल्यू का अगर आने वाला है, अगर उनका आया फर्स्ट टाइम और मैंने लिया उनका इनिशियल सब्सक्रिप्शन मैंने लिया, तो वो क्या है? वो प्राइमरी मार्केट ही कहलाएगा। फिर जैसे मैंने पीडब्ल्यू की शेयर्स कहीं और पे कर दी, तो फिर वो क्या बचाएगा? फिर इट्स सेकेंडरी मार्केट, राइट? Reliance on financial markets can lead to artificially inflated asset prices. जबरदस्ती अगर मैं रिलायंस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ओवर प्राइसिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज है, अगर उसमें जैसे मोबाइल फोन है, अब क्या है? आईफोन का दाम अननेसेसरीली ज्यादा है, तो क्या हर कोई इंसान खरीदने जाएगा आईफोन को? तो क्या होगा? उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओवर रिलायंस ऑन द प्रोडक्ट्स। इट विल प्रमोट इनकम इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्या करेगा? इनकम इनइक्वालिटीज करेगा, एज गेन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट व्हिच मे डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट द वेल्दी। सो फाइनेंशियलाइजेशन तो है, फाइनेंशियल करने से क्या होगा? मोर देन गुड, इट इज गोइंग टू डू बैड फॉर द इकोनॉमी। कैसे हो जाएगा? इट विल डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओवरशैडोइंग, ओवरपावरिंग। किसको ओवरपावर कर देंगे? जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब क्या? हम कुछ इकोनॉमी पे क्या नहीं कर रहे हैं? ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड नहीं। इसको होता है ना वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज नॉट देयर। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन क्या होगी? वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होगा। बोरिंग पर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव डेट बढ़ना चालू हो जाएगा। हर किसी को क्या इन्वेस्टमेंट करने का शौक रहेगा। एंड रिलायंस ऑन दिस विल व्हाट? दिस विल आर्टिफिशियली, मतलब क्या? अननेसेसरी प्राइसेस को, एसेट्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट कर देंगे जहां उसका उतना इन्फ्लेट होने का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, टी कार्बन स्टडी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड विल हैव अ ग्रेट ग्लांस, अच्छे से ग्लांस पे देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं है। Now, what is steel carbon study? It refers to carbon stored. Carbon stored in what form? In non-tidal fresh waters. Non-tidal fresh waters, wetlands including vegetation, microbial biomass and organic matter. ठीक है? Led by the Central University of Rajasthan. The study emphasizes reducing methane emissions. Very important. Methane emissions से फोकस करेंगे and developing biochar. Biochar में डेवलपमेंट होगा for effective wetland conservation. India's first teen carbon study conducted at Keuladev National Park in Rajasthan. Keuladev National Park in राजस्थान है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे पहली बात क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट्स द फर्स्ट रामसार साइट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला रामसार साइट ऑफ इंडिया का कब हुआ था? 1981 में, अलॉन्ग साइड चिलिका लेक, ओडिशा। alongside Chilka Lake of Odisha. The Gambhir and Banganga rivers flow through the park. Important है टी कार्बन स्टडी का जो टॉपिक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। साइंस एंड और एनवायरमेंट के दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एनवायरमेंट की टॉपिक है और जियोग्राफी एक मैपिंग का टॉपिक है। सबसे पहला बात क्या है? ये जो टी कार्बन स्टडी है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और दूसरा कहाँ पे है? दो बातें हैं। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंस रखता है? कहाँ? इट रिफर्स टू कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर है। नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स पे है, ठीक है, उसके माइक्रोबियल बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पे स्टडी करता है। इट इज लेड बाय कहां? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। इंपॉर्टेंट बात कहां से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पे है। जिससे क्या होगा? क्या चीज है? टी कार्बन स्टडी क्यों हो रही है? टू रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस एंड डेवलपिंग बायोचार। Reducing methane emissions and developing biochar. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का पहला टी कार्बन स्टडी कहां पे हुआ है?
क्यूलादेव नेशनल पार्क पे हुआ है। ये कहाँ पे है? क्यूलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? यही चीज राजस्थान में भी है ना। क्यूलादेव की इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फर्स्ट रामसर साइट है इंडिया का। किसके साथ में? अलॉन्ग साइड चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पे है? ओडिशा में। लेकिन फ्रेश वाटर लेक। गंभीर एंड बाणगंगा रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रिवर। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमारा ये दोनों टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, let's move on to next topic. Bioplastics. What are bioplastics? Bioplastics are developed from biomass. Plants से develop हो रहा है biomass such as corn, sugarcane, vegetable oil और wood pulp. वुड पल्प से वुड से मुझे याद है, वुड से क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन से होता है, कंपोनेंट ऑफ वुड होता है। और लिग्निन से हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नागपुर पे 1 किलोमीटर स्ट्रेच का यूज किया गया है किसको? बायो प्रोडक्ट को, बायोचारिक। लिग्निन पंप से, या फिर हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अच्छा इससे क्या हो रहा है? ऐसे ही सेम कॉर्न, शुगर कैन, राइस में से क्या होता है? एथनॉल का भी ब्लेंडिंग हो रहा है। मैंने तभी वहां भी पढ़ा था, अभी भी बता रहा। एथनॉल ब्लेंडिंग भी होता है। कितना परसेंट अचीव कर चुके हैं? 20%। E20 का आता है। इसके साथ बात होता है पेट्रोल के साथ। वी हैव डिस्कस्ड दिस सिमिलर टॉपिक अगेन, प्रीवियस सेशन पे भी हमने डिस्कशन किया है, राइट? गोइंग ऑन, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर दोज which possess the characteristics of biodegradability and compositability. Biodegradable होगा और क्या हो जाएगा? Composable होगा, कंपोज हो जाएगा आराम से। They can be converted। एक तो क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल होगा और क्या होगा? कंपोसिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है? They can be converted to natural substance like water, carbon dioxide and composed by action of microorganisms in the environment. Beautifully concepted. ठीक है, they are biodegradable materials come from renewable sources and can be used to reduce the problem of what? Contamination. The use of bioplastics is being promoted, consisting in obtaining natural polymers from agriculture, cellulose or potato and corn starch waste. Cellulose based plastics are made from wood pulp and they are used for making film based materials such as wrappers. Thermoplastics are starch based plastics and they are used for production of drug capsules such as starch has the ability to absorb moisture. Now ये इतने सारे टॉपिक्स हो गए। अब इसे हम मेमोराइज कैसे करेंगे? व्हाट्स द मेथड टू टैकल दिस काइंड ऑफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स? स्टडी वन बाय वन इंपॉर्टेंट चीजों को पिक करना चालू करते हैं। चलिए, दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम, कहां से डेवलप हुआ है? बायोमास से डेवलप हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां से? बायोमास से। बायोमास क्या होता है? कॉर्न, शुगरकेन, वेजिटेबल ऑयल एंड वुड पल्प। वुड पल्प से बायोचारिक का कांसेप्ट याद रखिएगा, एथनॉल वाले लेने को भी याद रखिएगा। E20 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसकी? ये बायोमास किसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोज करता है? बायोडिग्रेडेबिलिटी और कंपोजिबिलिटी को। जो चीज को स्क्वायर में कर रहा हूं उसको फोकस करते जाइए। बायोमास तो होगा ही होगा और क्या? बायोडिग्रेडेबल कंपोजिबिलिटी होगा। अब ये दोनों होने से क्या हो जाएगा? दे कैन बी कन्वर्टेड टू नेचुरल सब्सटेंस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंपोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, दे आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये मटेरियल्स कहां से आएंगे? बायोप्लास्टिक के मटेरियल्स कहां से आएंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज से आएंगे एंड कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ, किसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? कंटामिनेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी बायोप्लास्टिक्स को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी यूसेज क्या क्या है? बायोप्लास्टिक का यूज क्या है? प्रोमोटिंग ऑब्टेन नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम पॉलीमर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, सेल्यूलोज, पोटैटो और कॉर्न स्टार्च बेस्ड। ठीक है, बायोप्लास्टिक का किस पे यूज हो रहा है? किस पे यूज हो रहा है? एग्रीकल्चर, सेल्यूलोज, पोटैटो और कॉर्न स्टार्च बेस्ड पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक्स किस पे यूज हो रहा है? सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम वुड पल्प। Cellulose based plastics are made from wood pulp and used for making film.
फिल्म बेस्ड ऑन मटेरियल सच एज रैपर्स। आप देखिएगा फुड रैपिंग जब कभी होते हैं ना, एक एक शीट होता है और ट्रांसपेरेंट शीट होता है, जैसे आप अगर सबवे में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो हमें वो शीट पे देखेंगे, बैक पे शीट पे लगा होता है, वो क्या होता है, वो सेल्यूलोज बेस्ड होता है। थर्मोप्लास्टिक्स आर स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक्स। थर्मो थर्मोप्लास्टिक्स आर स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक, और ये क्या है, ड्रग कैप्सूल्स को बचाता है एज इट हैज एबिलिटी टू कैप्चर मॉइस्चर। इंपॉर्टेंट बात है ये वाला बात, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं सो दैट यू विल एबल टू गेट अंडरस्टैंड। ये वाला बात, ये वाला बात, ठीक है, ये वाली बात, ये वाला बात एंड ये वाला बात रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आता है, प्रॉब्लम ऑफ कंटामिनेशन। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा काम उससे हो जाएगा। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, अभी ना देखिए। बायोप्लास्टिक्स हमारी टॉपिक है, किससे बनता है, बायोमास से बनता है। बायोमास से बनते ही क्या क्या कैसा ही नेचर होगा, वो बायोडिग्रेडेबल होंगे और कॉम्पोजिबिलिटी का, और क्या होगा, कॉम्पोजिबिलिटी होगा उसका, ठीक है, कंपोज हो जाएंगे वो। तो ये बायोप्लास्टिक किससे बने हैं, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं किससे बन रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनने से क्या हो जाएगा, दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंटामिनेशन। नाउ दो बात आ रहे हैं, क्या सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक्स आ रहे हैं और कौन सा आ रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक्स आ रहे हैं। सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक्स किससे आते हैं, पोटैटो और कॉर्न स्टार्च से आते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, वो सॉरी, सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक्स कहां से आते हैं, वुडन पल्प से आते हैं, जिससे कि क्या होता है, रैपर्स प्लास्टिक फिल्म्स बनाने में काम, दिस आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिल्म, जैसे रैपर्स को काम आता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ड्रग्स कैप्सूल को मॉइस्चर से बचाने में काम करता है। 5 इंपॉर्टेंट बातें एंड वी आर डन विद दिस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मिस्टेरिका स्वैम्प फॉरेस्ट, ये क्या है, मिस्टेरिका स्वैम्प फॉरेस्ट, एज द इमेज सजेस्ट, Miscellaneous swamp forest, important बात है। These are what, endangered swamp forest near the Goa Maharashtra border has been discovered। कहां पे हुआ है, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे हुआ है। मिस्टेरिका स्वैम्प फॉरेस्ट का रोल क्या है, सिग्निफाई द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग कल्चरली सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम, ठीक है। It is linked to Lord Shiva. And protected for generations, vital to wildlife and the environment, contributing to groundwater। किस पे कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है, ग्राउंड वाटर पे ज्यादा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कार्बन sequestration and flood mitigation. It calls for stronger conservation efforts to combat climate change and biodiversity loss, ठीक है। It calls for stronger conservation efforts to combat climate change and biodiversity loss। इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, ये तो एंडेंजर्ड इन नेचर है, ठीक है, कहां पे है, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंडेंजर्ड होने के बावजूद भी इट सिग्निफाइड द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज का रोल बहुत ज्यादा है। हम अभी थोड़े हमारे आगे वाले सेशंस पे पढ़ेंगे कि टाइगर कंजर्वेशन भी कैसे कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज रिकॉग्नाइज्ड कर्नाटका's one I guess it's Bharatpur or something that is recognized by Karnataka by Prime Minister in Karnataka। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। It is linked to whom? It is linked to Lord Shiva and protected for generations, which is what, vital to wildlife and environmental, contributing to what, groundwater recharge, पानी के लिए बहुत अच्छा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है and helps in flood mitigation, flood को आने से रोकता है। It calls for stronger conservation and conservation efforts to combat climate change को भी combat करने के लिए कॉल दिया जा रहा है। Next, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही ज्यादा है, इट्स अ टॉपिक दैट इज वेरी मच डिबेटेबल इन डिस्कशन, हर जगह होता है, फॉर द एयर क्वालिटी। और इसका मुद्दा कहां से बढ़ गया, अगर आप थोड़े दिन पहले याद रखेंगे, देयर इज दिस वन अमेरिकन पॉडकास्ट जो आया था एंड ही रिसेंटली लेफ्ट हिज पॉडकास्ट मिडवे ऑफ राज शवानी बिकॉज़ ही डिडंट फील वेल इन द एयर क्वालिटी।
राइट। और वहां एयर क्वालिटी इज रेगुलर, जब भी विंटर आता है एयर क्वालिटी का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि पीआई और क्रिटिकल ये हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पे एयर क्वालिटी जो हमारे दिल्ली 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 एनसीआर रीजन पे जो एयर क्वालिटी का इश्यू होता है विंटर के टाइम पे, इट इज ड्यू टू व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के चक्कर पे कहते हैं जो बचा कुचा क्रॉप रहता है उसको जो जला देते हैं सिंपल लैंग्वेज पे, वो क्या है, दैट इज द इश्यू ऑफ स्टबल बर्निंग। Further, a commission is formed for air quality management in the Delhi and NCR region. अच्छा, एक और बात छोटा सा मैं छूट गया है। इस स्टबल बर्निंग से क्या होता है, जो PM 2.5 मैटर जो होते हैं ना, PM 2.5 मैटर्स क्या होते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, जो हमारे लंग्स के लिए, हार्ट्स के लिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी के लिए क्या है, बिल्कुल भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पार्टिकल 2.5। इसीलिए लोग वहां पे क्या करते हैं, कभी कभी विंटर्स में भी देखिएगा लोग मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, we'll start this, we'll have a glance on it. It is established under the CAQM Act 2021 for NCR adjoining areas, replacing what the Environmental Pollution and Prevention Control Act. बहुत important। 2021 पे एस्टैब्लिश किया गया है अंडर CAQM एक्ट में। किसको रिप्लेस कर दिया, EDCA एक्ट को क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया है। What it aims to coordinate and oversee efforts to improve air quality, prevent and control air pollution in the Delhi NCR region, as I stated for the report किया था कि वहाँ पे है बोलिए। It revised fines for stubble burning by doubling them। हर चीज का इनको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। Almost everything is doubled। Now इसकी composition क्या है, it comprises of a chairperson, secretary और चीफ सेक्रेटरी रैंक ऑफिशियल का होगा। ठीक है, 5 एक्स ऑफिशियो, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। कहां से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है एंड उत्तर प्रदेश से है। 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स है, एंड मेंबर्स फ्रॉम एनजीओ एंड टेक्निकल बॉडीज लाइक सीपीसीबी, इसरो एंड नीति आयोग, यहाँ से भी आएंगे। तो मोटा मोटी कितने लोग हैं यहाँ पे, एक चेयरपर्सन होगा, 5 स्टेट के हैं, 3 फुल टाइम टेक्निकल ऑफिसर्स हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 की पकड़िए, तो 5 के यहाँ 3 12 लोगों का एक पूरा टीम बनेगा, कमीशन बनेगा। They will do what? They will oversee the air quality management where in the Delhi NCR region पे देखा जाएगा। ठीक है, स्टबल बर्निंग इज द मेन रीजन। स्टबल बर्निंग होता है और क्या होता है, PM 2.5 मैटर्स से ये चीज बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज नीडी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशंस, जिससे क्या होगा, नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ड्रिवन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ड्रिवन होगा इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें 2 चीजें हैं, क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, किसके लिए है, फॉर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए है। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किसमें होंगे, जो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ड्रिवन चीजों पे काम करेंगे, वही स्टार्टअप्स के लिए क्या है, ये निजी इनिशिएटिव है। हियर वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हियर प्रयास प्रोग्राम has been initiated in which established technological business TBI incubators, इसको क्या कहते हैं, TBI and incubators to support innovators and entrepreneurs। एक प्रयास प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें क्या है कि इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इस प्रयास प्रोग्राम में क्या होगा,
अवेलेबल ऑफ ग्रांट्स है, अवेलेबल ऑफ ग्रांट्स है, कैसा है, 100 लाख फॉर प्रयागशाला, 100 लाख फॉर प्रयागशाला है, 20 लाख फॉर ऑपरेशनल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ प्रयाग सेंटर, ठीक है, मैक्सिमम रुपीज 10 लाख टू 1 इनोवेटर फॉर डेवलपिंग प्रोटोटाइप, है ना। इससे क्या होगा, इन तीनों से क्या होगा, टू प्रोमोट स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड एक्सीलरेट द जर्नी ऑफ आइडिया टू प्रोटोटाइप बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल फंड असिस्टेंस। बहुत ही ज्यादा जो अभी रिसेंट टॉपिक था हमारा डिस्कशन का, बहुत न्यूज पे आया था, द इशू ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्सेस द चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां पे पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, वो SaaS है। व्हाट इज दैट, इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। हम क्या कर रहे हैं, एक चीज को दूसरे चीज तक खाली लेकर जा रहे हैं, जिसमें से क्या है, डिलीवरी, जैसे एप्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या खाली डिलीवरी करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट व्हाट द चाइनीज इकोसिस्टम, the Chinese ecosystem focuses on value addition। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा, वैल्यू एडिशन के बारे में सीखा। व्हाट इज वैल्यू एडिशन, कि मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूं और मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में यूज होगा। बेस्ट एग्जांपल है उसका टिकटॉक ले लें, कितना फेमस हुआ। चाइना किस पे चीज पे फोकस कर रहा है, जैसे एआई पे फोकस कर, उनका ओपन एआई है, चैट जीपीटी हो गया, तो उनका स्टार्टअप किस पे फोकस करें, वैल्यू एडिशन पे, सेमीकंडक्टर पे, उस पे फोकस करें। तो अब इस निधि इनिशिएटिव क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा बिल्डिंग स्टूडेंट स्टार्टअप से ही। एज यू कैन सी इन द लास्ट लाइन इट इज रिटन टू प्रमोट स्टूडेंट स्टार्टअप्स, ठीक है ना, बेस लेवल से ही सपोर्ट करना चालू करेंगे स्टूडेंट स्टार्टअप टू एक्सेलरेट द जर्नी ऑफ आइडिया टू प्रोटोटाइप बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल फंडिंग असिस्टेंस। फंडिंग का इश्यू हर जगह पे है, हर जगह पे फंडिंग का इश्यू है, और उसको क्या करना है, उसी चीज को कॉन्क्यूर करने के लिए निधि इनिशिएटिव लाया गया है। निधि इनिशिएटिव किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसके अंडर पे क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन स्टार्टअप्स को क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा। इसमें क्या है, प्रयास प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। प्रयास प्रोग्राम के अंडर में क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स को किया जाएगा, जो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। अब इसमें क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, 100 लाख दिया गया किसके लिए, फॉर प्रयागशाला के लिए, 20 लाख फॉर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ प्रयाग सेंटर, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज दिया जाएगा टू 1 इनोवेटर, एक इनोवेटर को 10 लाख रुपया दिया जाएगा फॉर डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। कोई भी प्रोटोटाइप मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक चीज को बना के वो देगा, ठीक है। And this will what? This will promote the student startups by providing what? Initial funding assistance. ठीक है? Next. PM E-Drive. PM E-Drive scheme. E-Drive scheme क्या है? Basically अब क्या पड़ रहा है? अब we are transforming towards E-vehicles. ई व्हीकल्स अभी मार्केट पे, जो पेट्रोल व्हीकल्स हमारे जो कार सेक्टर है, अब क्या हो रहा है, ईवी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो एक ई ड्राइव स्कीम भी आया है 2024 में। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, इस स्कीम को लाया गया है। व्हाट दिस सेज, दिस इंसेंटिव गिव्स इंसेंटिव्स फॉर 2-wheeler, 3-wheeler, ई एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स एंड अदर ईवीज। तो देखा जाएगा कॉन्ग्लोमेरेट है किसका, सारे ऑल ईवीज के ऊपर में क्या बात कर रहा है, ईवी इंसेंटिव्स दे रहा है। दिस स्कीम फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। प्रमोशन करेगा और अडॉप्शन के लिए हेल्प करेगा किसका, ई व्हीकल्स का। दिस स्कीम आल्सो इंक्लूड्स फंडिंग फॉर किसका, फास्ट चार्जर्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईवी टेस्टिंग एजेंसीज। It has a financial outlay of 10,900 crores, बहुत ज्यादा जरूरी है, and active until March 31, 2026। बहुत ही ज्यादा 3-4 बातें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है पीएम ई ड्राइव स्कीम को लेकर। सबसे पहला बात क्या है, इट विल फोकस ऑन प्रोमोटिंग एडॉप्शन ऑफ ईवीज, किसके किसके, अक्रॉस 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, एम्बुलेंसेस, ट्रक्स, हर किसी को फोकस करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने किया है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने किया है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल आउटले कितना है, 10,900 करोड़ का है एंड एक्टिव है अंटिल मार्च 31, 2026 पे। और ये क्या है, ये जो भी फंडिंग के इसमें क्या होगा, फॉर डेवलपमेंट करेंगे, क्या चीज का डेवलपमेंट करेंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक्स का, ईवी टेस्टिंग का, और किसके लिए फंडिंग देंगे, फास्ट चार्जर्स के लिए। जैसे टेस्ला आपने देखा है यूट्यूब पे कई बार की वो वहां पे वो लगाया और 1 घंटे में आपकी गाड़ी 100% चार्ज हो जाती है। फोन्स पे भी होता है ना हमारे फास्ट चार्जिंग, सुपर वोक फास्ट चार्जिंग होता है ना, सिमिलरली गाड़ियां का भी ऐसा ही होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है, फास्ट चार्जिंग होती है। एंड दिस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नेक्स्ट, बायोराइट का जो स्कीम है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 2-3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करके बैठे हैं, ठीक है। बायोराइट क्या है, इट एनहांसेस सपोर्ट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड R&D। R&D का मतलब क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। It aims to accelerate research, enhance product development, and bridge the gap between academic research and industrial applications। बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। ये बायोराइट स्कीम है क्यों, ठीक है, वो रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, बट फॉर व्हाट रीजन, क्यों, एकेडमिक रिसर्च, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं मैं, रिसर्च और एप्लीकेशन, रिसर्च और उसके एप्लीकेशन के बीच का जो ये गैप है ना, इसी को ब्रिज करने के लिए कौन आया है, बायोराइट आया है। अब ये क्या करेंगे, अब इस फोकस को करेंगे कि हाँ भैया हमारे पास रिसर्च हो रहा है और उसकी एप्लीकेशन भी कैसे आप इंडिजिनियस तरीके से कर सकेंगे, वही स्कीम है ये। The scheme has 3 broad components as discussed there. Biotechnological research and development करेंगे R&D पे, industrial and entrepreneurship development होगा I&D, and biomanufacturing and biofoundry new component under this scheme। ये important बात है। यहाँ पे और कुछ बातें हैं। एट सर फाइनेंशियल बजट कितना, 9.97 करोड़ का है फॉर 5 years, 5 साल का प्रोग्राम है। And it has objectives to what? This will promote bio-entrepreneurship, innovation, industrial academic collaboration, sustainable biomanufacturing, sustainable development। इसी चीज पे बात कर रहा है। It is chaired by whom? As you can see, the Prime Minister of India and schemes of Department of Biotechnology, DBT, must has won biotechnological research, innovation and entrepreneurship development। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बायोराइट स्कीम को लेकर कोई पूछेगा ना, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन। किस चीज पे करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक नया कंपोनेंट जोड़ा गया है, क्या है वो, बायो मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री पे नया कंपोनेंट ऐड किया गया है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बायो एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, स्टूडेंट डेवलपमेंट, रिसर्च फंडिंग, ये सारी चीज पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा स्कीम पढ़ा था, पीएम ई ड्राइव स्कीम पढ़ा था। अब गाइडलाइंस आई है, कुछ किस चीज के ऊपर गाइडलाइंस आई है, ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेकर क्या आई है, गाइडलाइंस आई है। The new revised guidelines for installation and operation, very important बात, installation and operation of electric vehicle charging station aiming to boost EV adoption and expand charging infrastructure। ठीक है, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। These guidelines released by Ministry of Power, very important बात। अब मैं क्यों बार बार ये मिनिस्ट्री को हाईलाइट कर रहा हूं ना, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण क्या है, आप अगर देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ पीएम ई ड्राइव स्कीम था,
उसकी मिनिस्ट्री कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज थी। वेयर एज ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेके जो बात आई है उस पर कौन आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ रहा है। कंफ्यूज करने के लिए बहुत काफी है, एक क्वेश्चन गलत करने के लिए बहुत काफी है ये बात। वो ई ड्राइव स्कीम था, ईवी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे थे, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ई एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स की बात कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में था, उसमें क्या हम गाड़ियां बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? उस ईवी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाने के लिए जो नए गाइडलाइंस है उसको कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर दे रहा है। इनफ टू मेक यू कंफ्यूज, ठीक है ना? सो फोकस this introduction of a new revenue sharing model, एक नया revenue sharing model भी आएगा between the government and the private operators to make charging stations more financially viable. These are indeed very costly. EV charging stations during solar hours. Solar hours मतलब क्या है? The peak sunrise hours from that is 9 p.m. to 4 p.m. by offering lower tariffs to encourage renewable energy usage. Urban areas requiring at least one station per 1 kilometer square. इसको क्या पढ़ेंगे? 1 kilometer to the power 2 पढ़ेंगे, 1 kilometer square पढ़ेंगे, 1 kilometer square, ठीक है? 1 kilometer square by 2030. By 2030, and station placed every 20 kilometer along highways. 5 से 7 पॉइंट्स हैं, हमें इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स रिवाइज इट। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, आप भी उसी चीज पे फोकस करना, ठीक है? सबसे पहले क्या है? गाइडलाइंस फॉर ईवी चार्जिंग पे क्या है? किस पे बात हो रही है? ये न्यू रिवाइज गाइडलाइंस है, हमेशा याद रखिएगा, न्यू रिवाइज गाइडलाइंस है। किस पे है? दे आर मोर एंड मोर फोकसिंग ऑन व्हाट? एक्सपेंशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कौन सी मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस दी है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने दी है। दूसरी बात गई, ठीक है? तीसरी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंट्रोडक्शन पे क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आया है। किसके बीच में आया है? गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में आया है ना। इससे क्या हो जाएगा? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट इज टू फोकस ऑन सोलर आवर्स। चार्जिंग इस पे सोलर आवर्स पे, जो कि क्या है? 9 से लेकर 4 के बीच में है, जिससे क्या होगा? ऑफरिंग फॉर व्हाट? मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूसेज होगा। पांचवा पॉइंट क्या है? फोकसिंग ऑन 1 किलोमीटर पर स्क्वायर होगा। कहां पे? अर्बन एरियाज पे बाय 2030, और हाईवेज पे कितना होगा? 20 किलोमीटर अलोंग हाईवेज। 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे इस टॉपिक पे, ठीक है? फोकस ऑन दिस, राइट? नेक्स्ट, periodic labor force survey. The National Statistical Office (NSO) recently released the periodic labor force survey report. कौन रिलीज किया है? National Statistical Office (NSO) ने रिलीज किया है, ठीक है? This report infers what? Infers stagnating unemployment rates, increasing labor force participation, and the chances of creating formal jobs despite significant economic growth. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कौन किया है और क्या है इसमें? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट रिलीज किया है पीरियडिक लेबर सर्वे को, और इसमें क्या है? ये चेक कर रहे हैं स्टैग्नेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को चेक कर रहे हैं, और किसको चेक कर रहे हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को चेक कर रहे हैं, और वो चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद में क्या है? लैक ऑफ न्यू जॉब्स, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन को भी देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? 3-4 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इसमें। क्या है? लेट्स फोकस ऑन इट। The findings are the unemployment rate 3.2% in 2023, unchanged from 20 पिछले साल से क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनचेंज्ड है। तो इसको मैं क्या करूंगा? दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है? अनचेंज्ड। और वो कितना परसेंट था? 3.2% था, ठीक है? इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन बोथ रूरल एंड अर्बन। दोनों जगह पे क्या है? लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या है? बढ़ा है, रूरल पे भी अर्बन पे भी। तीसरा,
फीमेल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, दोनों जगह पे क्या है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है एंड मेल पार्टिसिपेशन हैज डिक्रीज। वो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में, फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, मेल पार्टिसिपेशन ने क्या है, डिक्रीज किया है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल रोज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, खुद का कुछ खोल के करना क्या है, उसका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। एज वी हैव सीन सेवरल स्टार्टअप्स आर कमिंग, सेवरल बिजनेसेस आर कमिंग। आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या किया है, एसएचजीस की डेवलपमेंट कर रहा है। सो मोर एंड मोर पीपल आर एंगेजिंग इन देयर ओन बिजनेसेस। ठीक है, तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्विस के 4-5 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट में रिलीज किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैग्नेंट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट को चेक करता है और ये चेक कर रहा है कि फॉर्मल जॉब्स क्यों इतना नहीं हो पा रहे हैं डिस्पाइट एन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके फाइंडिंग्स क्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज रहा, 3.2% पे रहा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रूरल पे अर्बन पे दोनों जगह पे बढ़ा है। फीमेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया है, मेल पार्टिसिपेशन डिक्रीज किया है। और क्या इंपॉर्टेंट लास्ट बात है, सेल्फ इंडिविजुअल क्या है, बिजनेसेस क्या है, रोज राइज की। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन पे फरवरी पे एक बहुत अच्छा न्यूज आया था कि इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप अ स्कीम related to semiconductors, that is presumptive taxation, presumptive taxation स्कीम भी लेके आए हैं, जिससे क्या होगा, those foreign workers working in India will have to pay a tax on basis of a presumption। मतलब क्या है, भैया इतना इनकम होगा उसी इनकम पे आप टैक्स देंगे। सिमिलरली ये है तो इससे क्या होगा, टू ईज द फाइलिंग प्रोसीजर, इनकम टैक्स का फाइलिंग प्रोसीजर बहुत, कई लोग ऐसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, इट इज इंडीड इन कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए इस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, ईज करने के लिए ये स्कीम लेकर आए हुए हैं। बट लेट्स जंप ऑन टू आवर ओन टॉपिक, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इट इज व्हाट, इट इज टू अचीव इंडियाज गोल ऑफ डेवलपिंग इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज। ठीक है भाई। इट इज एन इंडिपेंडेंट डिवीजन, हमेशा याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट डिवीजन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, डीआईसी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट बात, एक तो क्या है, इंडिपेंडेंट भी है, किसके अंदर है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भी है। आईएसएम, व्हाट इज आईएसएम, आईएसएम इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ISM serves as a nodal agency for implementing schemes under the Semicon India program। वेरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सा प्रोग्राम के अंदर में है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में। हर एक लाइन में इंपॉर्टेंस है, हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट बातें हैं। With a budget outlay of 76,000 crore, 76,000 crore for development and manufacturing of semiconductor ecosystem. A semiconductor unit is established in Sanand, Gujarat, aiming to produce 60 lakh chips daily। पांचों के पांचों पॉइंट है, पांचों के पांचों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है और सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग को लेके इंडिया इज वेरी वेरी एंड वेरी सीरियस, चाहते ही हैं हम लोग। सो इस टॉपिक का पूरा ब्रीफ क्या है, ब्रीफिंग क्या है, इट इज टू अचीव इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहली वाली बात क्या है, इंडिजीनियस करेंगे, इंडिजीनियस डेवलपमेंट होगा। किसके अंदर में आता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट डिवीजन, किसके अंदर में आता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है। इट सर्व्स व्हाट, इट सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग किसका, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर आता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद बजट आउटले कितना है, 76,000 करोड़ का बजट आउटले फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कहां पे सेमीकंडक्टर यूनिट पे इंस्टॉल किया गया है, सानंद गुजरात पे इंस्टॉल किया गया है। कितने चिप्स पर डे प्रोड्यूस करेंगे, 60 लाख चिप्स डेली प्रोड्यूस करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट बातें, 5 रिवीजन पॉइंट्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी।
प्रोजेक्ट सॉरी क्या है? इट इज एन अपकमिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज एन अपकमिंग एआई, upcoming AI expected to significantly expected to be significantly more advanced in math, programming, and reasoning than existing chatbots. Before jumping into Project Strawberry, AI का जो डिमांड है, AI का जो यूज है, अब क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा वेराइड हो गया है। एआई का ऐसा नहीं है कि हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे यूज नहीं कर सकते, हेल्थ केयर सेक्टर पे यूज है, डिफेंस पे यूज है, मैन्युफैक्चरिंग पे है, पाइथन पे है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पे, डेटा साइंस पे है, मिलिट्री पे है। सो एआई इज द फ्यूचर एंड विद द राइज ऑफ एआई it has also got some ethical concerns also, जैसे कि डीप फेक वीडियोस हैं, ठीक है, अभी रश्मिका मंदाना का आया था, बीच में आया था, ठीक है, एथिकल कंसर्न्स है, कोई ब्रॉड लॉ नहीं है गवर्न करने के लिए, कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं है, वेयर बाय सम कंट्रीज हैव ग्रेटर यूज ऑफ इट व्हेन सम कंट्रीज हैव लेस यूज ऑफ इट, ठीक है। It is also known as Project Q-Start, also known as Project Q-Start. It is designed to autonomously मतलब क्या? अपने आप से, खुद से ही, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, खुद से, autonomously conduct internet research, solve complex puzzles, and improve AI reasoning abilities. मतलब क्या है? Simply अगर मैं कोई चीज बोलूंगा, P is the brother of C, Y बोलने से अब वो पूरा दिखा देगा कि ब्लड रिलेशन का पूरा दिखा देगा कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। शोकेसिंग व्हाट? कॉम्प्लेक्स पजल, इंटरनेट रिसर्च और रीजनिंग कैपेबिलिटीज को कर देगा, जिससे क्या है फर्दर आगे क्या चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएगी, इजी हो जाएगी, बट ये इट विल चैलेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन जॉब्स। The artificial general intelligence with capabilities similar to human brain, देखें, similar to human brain है। It aiming to reduce biasness and errors, potentially leading to breakthrough in fields like scientific research and personalized education. बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट स्टॉबरी, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इन नेचर है, कैसे? सबसे पहली बात तो क्या है, एक ओपन एआई होगा, ओपन एआई मतलब एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। दूसरा, इट इज टू व्हाट? इट इज मोर एडवांस होगा, किसमें? मैथ में, प्रोग्रामिंग में एंड एग्जिस्टिंग चैटबॉट्स में होगा। आल्सो नोन एज व्हाट? प्रोजेक्ट क्यू स्टार फॉर ऑटोनोमसली, कैसे ऑटोनोमसली कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करेगा। इट मिमिक्स एज सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन टू रिड्यूस biases and errors, potentially more leading to breakthrough in scientific research and personalized education. Important nothing. Next topic, National Quantum Mission. National Quantum Mission. It aims to harness quantum physics. Important बात, क्या चीज पे फोकस कर रहा है? Quantum physics for next generation communication and sensing systems. Very important. Quantum physics offering capabilities beyond technological advances like telecommunications, AI, and weather forecasting with enhanced abilities. It is launched by Ministry of Science and Technology. Important बात है. India will be among 6 nations: US, Canada, China, Finland, Australia और फ्रांस के साथ में होगा, जो क्या है क्वांटम फिजिक्स पे काम करना चालू कर देगा। बट क्या है? they lack what? Quantum research. They lack in what? Quantum research papers, funding, advanced R&D, institutes guiding. तो क्या है? हालांकि हम क्वांटम फिजिक्स पे काम करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को सेंसिंग सिस्टम्स पे लाएंगे, एआई पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बात करेंगे, बहुत चीजें हैं, बट अभी के लिए करंट चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है? क्वांटम रिसर्च पेपर का इश्यूज है, फंडिंग का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, पर्सनल्स का है, इंस्टीट्यूट्स का है। सो इट प्रूव्स अ ग्रेटर चैलेंज
rather than being a futuristic mission. We need to address first these challenges so that we can achieve these aims. बेबी कोलंबो मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट वाला इसमें एक पॉइंट है जिसको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनाता है. It is a joint mission by European Space Agency. हमेशा याद रखिएगा, European Space Agency and Japan's Space Agency to study किसको? Mercury. Mercury को स्टडी करने के लिए कौन है? ESA plus JAXA. क्या स्टडी करेंगे? Mercury को स्टडी करेंगे. Mercury को स्टडी करेंगे. This mission aims to explore Mercury's geological history, magnetic field, exosphere and test principles of general relativity. पूरा मार्स को स्टडी करेंगे. सॉरी, मरक्यूरी को क्या है? मरक्यूरी की स्टडी के लिए है. ठीक है. इट अराइव्स मरक्यूरी ऑन December 25, 2025. यही यहाँ से ही ये इसे इंपॉर्टेंट बना दे रहा है. ठीक है. इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट क्लियर व्यू. एक फ्लाईलाइट हुई थी. It provided the first clear view of Mercury's south pole and its unique crater structures like the Big Ring basins. ठीक है. बेबी कोलंबो मिशन के बारे में ये है, ये डिटेल बात है. दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं. सबसे पहले क्या है? किस किस का है? यूरोप का है, जापान का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है. किसको करने के लिए है? मरक्यूरी को स्टडी करने के लिए. मरक्यूरी के क्या है? उसके एक्सोस्फीयर को, उसके एटमॉस्फेयर को, मैग्नेटिक फील्ड को और जनरल रिलेटिविटी को स्टडी करेंगे. कब अराइव हो रहा है ये? 25 दिसंबर 2025 को वहां पे लैंड करेगा. अभी रिसेंटली क्या होता है? इस प्रोवाइडेड क्लियर व्यू किसका? एक फ्लाईबाय किया था उसने मरक्यूरी के साउदर्न पोल. इंपॉर्टेंट बात, साउदर्न पोल की एक फोटो दिया था उसने, जो किसके लाइक रिजेंबल कर रहा है? द पीक ग्रीन बेसिन के हिसाब से क्या कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है. नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. शॉर्ट फॉर्म पे इसको क्या कहते हैं? बैस कहते हैं. DS, just like the ISS International Space Station, इसको क्या कहते हैं? बैस कह रहे हैं. It aims at establishing modular space station in low Earth orbit, LEO. इसका कितना मास कितना रहेगा? 52 टन रहेगा. ठीक है. Orbit, the station will maintain an orbit at an altitude of 400 to 400 kilometers above Earth, जो ISS का भी रेंज है. ठीक है. क्रू कैपेसिटी डिजाइन टू अकोमोडेट 3 to 4 एस्ट्रोनॉट्स. 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स पड़े जाएंगे विद अ मैक्सिमम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रू कैपेसिटी ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट्स. छोटा के लिए ले जा रहा है तो 6 का है. मैक्सिमम कितना है? 3 to 4 है. मॉड्यूलर डिजाइन क्या है? द बेस विल कंसिस्ट ऑफ 5 interconnected modules including a core module, science lab, base module and common working module. The full assembly of the station is expected by 2035. 2035 तक हो जाएगा, following which the launch of additional modules that will enhance its functionality and capacity. मतलब क्या है? आज से लगभग 10 साल और more 10 years. More 10 years. The initial module of BAS, known as BAS-1, important BAS, BAS is scheduled for launch in 2028 using the LPM-3 launch vehicle Mark 3 को है. Further, एक और important चीज है, by 2040 इंडिया मर्क्यूरी और वेनस पे भी क्या करना चाहता है? स्टडी करना चाहता है. India is planning to study. Further, what India has achieved 2023 पे चंद्रयान 3 को हमने अचीव किया था. 2014 पे हमने क्या अचीव किया था? We achieved 2014 पे we achieved the मंगलयान मिशन, मार्स पे लैंडिंग किया था हमने. We have also achieved the Aditya L1 space mission to study the sun. तो हमने काफी अच्छा अचीव किया. तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो सबसे पहली बात, लो अर्थ ऑर्बिट पे रहेगी, 52 टन की है, 400 से 450 किलोमीटर के रेंज पे रहेगी. दैट मींस आईएसएस के रेंज पे है. 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स ले जाएंगे, 5 इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल होगा. 2035 तक एस्टैब्लिश कर देंगे. सबसे पहला मॉड्यूल कब जाएगा? 2028 पे जाएगा. किससे जाएगा? LMB3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जाएगा.
और जो पहला लॉन्च होगा उसे क्या कहा जाएगा, BAS1। अच्छे इंपॉर्टेंट बात है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 200। Project 200. It is an innovative satellite. It is an innovative satellite designed to operate at ultra low Earth orbit during the Bengaluru Space Expo 2024। कहाँ पे हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बेंगलुरु स्पेस एक्सपो पे हुआ था। The Bellatrix Aerospace unveiled the Project 200। कौन क्या है, Bellatrix Aerospace। दो इंपॉर्टेंट बात। It will revolutionize satellite capabilities, enhancing applications like high-speed Earth observation and telecommunications. This new technology reduces communication latency by half। Important बात है, latency by half। latency मतलब क्या, लेट होना कोई चीज का, डेटा का इनपुट जाके ट्रांसमिट होके आना को क्या कर देगा, लेटेंसी कहते हैं। और इसको किससे करेगा, रिड्यूसिंग बाय हाफ मतलब क्या, डबलिंग द स्पीड एंड इंप्रूविंग इमेज रेजोल्यूशन बाय 3 टाइम्स। 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, प्रोजेक्ट 200 एक सैटेलाइट है, कहा है अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट, जिसको मैं क्या कहूंगा, यूलियो। अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पे काम करेगा। कहां पे हुआ था, बेंगलुरु स्पेस एक्सपो पे हुआ था 2024 पे। किसने किया है, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने इसे डिजाइन किया है। तीसरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करेगा अर्थ को। चौथा, कम्युनिकेशन लेटेंसी को बाय हाफ कर देगा। तीसरा, हायर रेजोल्यूशन इमेज बढ़ा देगा, कितना, बाय 3 टाइम्स बढ़ा देगा। 5 इंपॉर्टेंट बात है। यूलियो वाली बात है, बेंगलुरु ये 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट। Cancer Moonshot Initiative. It is an initiative launched by Quad. Quad is an international collaboration between India, USA, Japan, Australia. Aimed at कहाँ पे aim होगा, focusing on Indo-Pacific. It aimed at reducing cancer in Indo-Pacific, starting with cervical cancer. फोकसिंग किस पे करेंगे, सर्वाइकल कैंसर पे करेंगे। और सर्वाइकल कैंसर पे क्या, एचपीवी वैक्सीन पे काम करेंगे, शायद यस, एचपीवी वैक्सीन पे काम करेंगे। दिस इनिशिएटिव विल इंप्रूव द कैंसर केयर इकोसिस्टम थ्रू बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च कोलैबोरेशन, डेटा सिस्टम एंड एनहांस प्रिवेंशन, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड केयर। दिस इनिशिएटिव विल प्रमोट, देखो एचपीवी आ गया ना, एचपीवी वैक्सीनेशन, वैक्सीन, this is a vaccine again for what, this cervical cancer. The Quad will work with organizations like Gavi and the International Atomic Energy Agency, or is IAEA, for lowering screening cost and improve cancer care access। 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किसका है, एंड इनिशिएटिव बाय क्वाड। क्वाड कितने कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। सेकंड बात, ये क्या है, कैंसर केयर पे फोकस करेंगे, करंटली फोकसिंग ऑन सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर पे कौन सी वैक्सीन काम करती है, एचपीवी वैक्सीन काम करती है। ये किसके साथ काम करेंगे, 2 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, दैट इज गावी एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से बात करेंगे, जिससे क्या होगा, लोअर करेंगे स्क्रीनिंग शॉट फॉर कैंसर केयर। लास्ट टॉपिक, लास्ट 2 टॉपिक्स है हमारे पास बस। वार्निंग, ग्राफीन। ग्राफीन क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन पे चीजें छुपी हुई है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स थिनेस्ट, strongest and most conductive material of both electricity and heat. Both है, electricity and heat. Also, it's world's strongest material and can make these materials such as plastic, metals much stronger or lighter.
किसको किसको, प्लास्टिक को, मेटल को, दोनों को या तो स्ट्रॉन्ग भी बना देगा या तो लाइट भी बना देगा. सच इज ग्राफिंग. This should be useful in microelectronics and also in larger applications. जैसे कि LED बल्ब पे भी काम आएगा, स्मार्टफोन्स पे भी काम आएगा. It's also extremely high surface area to volume ratio. High surface area to volume ratio मतलब क्या है? High surface to volume ratio का मतलब क्या है? किसी भी चीज का preservation काफी आराम से हो सकता है. Meaning it can be in batteries and super capacitors to store electricity or to charge faster. पूरा का पूरा ब्लॉक ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सबसे पहली बात क्या है, वर्ल्ड का थिनेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है. किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे भी है, हीट पे भी है. दोनों पे, इलेक्ट्रिसिटी पे भी है, हीट पे भी है. इट कैन मेक प्लास्टिक्स मेटल्स लाइटर भी कर सकता है, हेवी भी कर सकता है. और क्या है, हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होने से क्या है, इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो कैन चार्ज बैटरीज फास्टर. इंपॉर्टेंट बात है पूरा. ठीक है, फोकस करना है इस पे, याद रखना हमेशा. लास्ट टॉपिक, द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग. इट इज एन एनालॉग कंप्यूटिंग. It is an analog computing. Analog computing platform. हमेशा याद करता है, analog computing platform that can process and store data using 16,500 conductance states. It ventures into domain of neuromorphic or brain-inspired analog computing. Brain-inspired analog computing. ठीक है. It has recreated NASA's pillar of creation image with much less energy. It promises to revolutionize computing, impacting industries like AI, finance, and technology by enabling faster data processing and more efficient machine learning system (MLS). या फिर तो क्या बोलते हैं, NLP, Natural Learning Programs. इस पे बात कर रहे हैं. Like future is what? The future is quantum physics, neuromorphic computing. On the basis of what? On the basis of development of AI, finance, data science, data analysis, business analysis. हर चीज पे क्या हो जाएगा, कर सकते हैं. कैसे काम होगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट विल बी टू व्हाट? ब्रेन इंस्पायर्ड एनालॉग कंप्यूटिंग. एंड इट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड व्हाट? नासा's pillar of creation. ठीक है. और इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, मेकिंग एफिशिएंट मशीन लर्निंग सिस्टम पे फोकस हो रहा है. From my part, I am concluding my session. Your job now is to revise these topics on a regular basis so that maximum coverage of syllabus can be done in a easier and faster way. That's all for today. Thank you.